बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है। इसमें देखें पहला एमसीक्यू है फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू। बेटा याद रखना, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको z दिया जाए और आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि आप उसका मॉड्यूलस ऑफ z कैलकुलेट करवाएं, तो मॉड्यूलस ऑफ z का ना याद रखिएगा आंसर इन सब का हमेशा सेम आएगा। यानी अगर आप z बार का मॉड्यूलस निकाल लें, यानी z के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस निकालें, या उस z के साइन को चेंज करें -z उसका मॉड्यूलस निकालें, या आप उसके कॉन्जुगेट का साइन माइनस चेंज करें और उसका मॉड्यूलस निकालें, तो मॉड्यूलस ऑफ z के आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मॉड्यूलस ऑफ z का आंसर जो होता है वो मॉड्यूलस ऑफ z बार भी होता है, मॉड्यूलस ऑफ -z भी होता है और मॉड्यूलस ऑफ -z बार भी होता है। इन सब के आंसर ऑल ऑफ दीज होंगे, यानी मॉड्यूलस ऑफ z इन सब के बराबर होता है। क्लियर हो गई बात? बेटा सेकंड एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ये कहलाती है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में। और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी किस तरह से समझी जाती है? मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ z2 लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2। अब ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बेटा वो आपसे पूरी भी पूछ सकता है और वो सिर्फ इसका कोई एक पार्ट भी पूछ सकता है। अगर वो सिर्फ इतना पार्ट पूछेगा तो आपको ये बताना होगा कि z1 और z2 का जो मॉड्यूलस है, यानी z1 और z2 के जो सम का मॉड्यूलस है वो हमेशा लेस देन होगा मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2। और अगर वो एमसीक्यू में आपको चाहें तो सिर्फ इतना पोर्शन भी पूछ सकते हैं। तो अगर इतना पोर्शन पूछेंगे तो z1 का मॉड्यूलस माइनस z2 का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू होगा इस बीच वाली वैल्यू के। तो अगर बीच वाली वैल्यू का कनेक्शन राइट साइड वाले के साथ पूछा जाए तो भी लेस देन इक्वल टू का आएगा, और अगर बीच वाले का कनेक्शन इस लेफ्ट वाले से पूछा जाए तो फिर वो सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू का आ जाएगा। मतलब पहली वाली वैल्यू छोटी है दूसरी वाली वैल्यू से, और दूसरी वाली वैल्यू छोटी है या बराबर है तीसरी वाली वैल्यू के। मतलब अगर आप इस पूरी फॉर्म को याद रख लेंगे तो एमसीक्यू वो जिस तरह भी पूछे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह एमसीक्यू का आंसर लिखने में। बस ये पूरी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। क्लियर हो गई बात? अगला सवाल है, अगर आपको z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए 3 आयोटा -4 और आपसे कहा जाए कि z प्लस z बार निकालो, यानी z को ऐड करवाओ z के कॉन्जुगेट में, तो आंसर क्या होगा? बेटा हमने सबसे पहला काम किया जो z हमें दिया हुआ था इसको हमने रीअरेंज कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। आप सब जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पहले रियल पार्ट आता है साइन समेत आ गया -4, और फिर इमेजिनरी पार्ट आता है साइन समेत आ गया +3 आयोटा। सही है, साइन चेंज मत करना, सिर्फ अरेंज किया है। 4 माइनस का था माइनस में ही रहा, बस पहले लिख दिया। 3 आयोटा प्लस का था प्लस का ही रहा, बस बाद में लिख दिया। ये काम करने के बाद आपको पता है कि मॉड्यूलस ऑफ z का कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे। कॉन्जुगेट के लिए जो भी बेटा आयोटा वाला पार्ट होता है, टर्म होती है, उसकी साइन चेंज कर देते हैं। तो पहली टर्म की साइन सेम रहेगी, बीच वाली टर्म की साइन यानी आयोटा वाली टर्म की साइन चेंज कर दी, तो z बार का आंसर आ गया, यानी -4 -3 आयोटा। अब ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि z को z बार में ऐड करवाओ। बेटा z को जब z बार में ऐड करवाया तो -4 + 3 आयोटा, मतलब पहले वाली वैल्यू को -4 -3 आयोटा इन दोनों के साथ मिला के लिख दिया। बेटा 3 आयोटा से -3 आयोटा कैंसिल हो गया, -4 और -4 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? -8। तो z प्लस z बार का जो आंसर बना वो -8। क्लियर हो गई बात? अब आइएगा थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बेटा थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर a ग्रेटर देन 0 है, याद रखना बेटा a ग्रेटर देन 0 का मतलब a असल में पॉजिटिव है, वो ये कहना चाह रहा है। वो कह रहे हैं अगर a पॉजिटिव है और b लेस देन 0 है मतलब b नेगेटिव है। अब आप एज्यूम करवा लें a की जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर यानी +2 एज्यूम करवा लिया, सपोज कर लें। अच्छा b जो है वो लेस देन 0 है तो b की जगह कोई नेगेटिव नंबर एज्यूम करवा लेते हैं, मिसाल के तौर पे -3 एज्यूम करवा दिया। वो कह रहे हैं a को जब b से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर कैसा आएगा? तो जब बेटा a को b से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 3 6 हो गया, तो आंसर चेक करो। जब एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर नेगेटिव हो तो उनका जो प्रोडक्ट होता है उनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर होता है बेटा वो हमेशा माइनस में आता है, क्योंकि प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो साइन माइनस का आता है। तो नेगेटिव आंसर आने का मतलब ये जो भी आंसर आ रहा है बेटा ये कैसा आ रहा है? नेगेटिव ना, मतलब लेस देन 0। तो अगर एक पॉजिटिव नंबर हो और एक नेगेटिव नंबर हो तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब लेस देन 0। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ़ n इज़ एन इवन इंटीजर देन आयोटा की पावर n इज़ इक्वल टू। क्वेश्चन में कह रहा है अगर n जो है वो किसी इवन इंटीजर को शो कर रहा हो। बेटा इवन इंटीजर का मतलब यानी n जो है वो 2 भी हो सकता है और n 3 भी हो सकता है, यानी या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। तो हमने क्या किया कि कह रहा है आयोटा की पावर n के पॉसिबल आंसर बताओ क्या होंगे। तो बेटा पहले मैंने इसमें इवन इंटीजर पुट करवा दिया 2,
जैसे ही मैंने n की जगह इवन इंटीजर पुट करवाया 2, तो आयोटा का स्क्वायर क्या बन गया, सब जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। और जब मैंने इसी में n की जगह n की वैल्यू 4 पुट करवाई, तो 4 आपको पता है कि 4 भी एक इवन इंटीजर है। और जब मैं आयोटा की पावर 4 लेता हूँ, तो आपको पता ही है कि आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होता है, 1 के, क्योंकि आपको मालूम है ना कि आयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अंदर वाले आयोटा स्क्वायर की जगह अगर -1 पुट करवा भी दें और उसका होल स्क्वायर लें, तो सॉल्व करने पर बेटे जवाब कैसा आएगा, +1। तो अगर n कोई इवन इंटीजर हो, तो आयोटा की पावर n का आंसर या तो -1 आएगा या फिर +1 आएगा। तो इसका आंसर बनेगा -1 और +1। क्लियर। अगले में कह रहा है इफ़ z इज़ एनी रियल नंबर x देन इट्स कॉन्जुगेट इज। बेटे याद रखिएगा, अगर कोई भी आपको नंबर दिया जाए सिंगल नंबर x और उसका आपसे कॉन्जुगेट पूछा जाए और वो रियल नंबर हो, तो रियल नंबर का कोई कॉन्जुगेट नहीं होता, सिंगल नंबर का कोई कॉन्जुगेट नहीं होता। अगर सिंगल नंबर 7 दिया जा रहा है तो उसका कॉन्जुगेट 7 ही हो जाएगा। अगर सिंगल नंबर आपको x दिया जा रहा है तो उसका कॉन्जुगेट भी x हो जाएगा। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो आयोटा वाला पार्ट है ना, आयोटा वाली टर्म है, सिर्फ उसकी साइन चेंज कर दो। अब जाहिर बात है, इस रियल नंबर में जब आयोटा वाली टर्म है ही नहीं, तो आप साइन किसकी चेंज करेंगे, तो आपने साइन चेंज ही नहीं करनी। तो रियल टर्म हमेशा रियल टर्म ही रहती है, उसका कोई कॉन्जुगेट नहीं होता। हाँ, अलबत्ता अगर ये +2 आयोटा लिख रहा होता, तो जो उसका कॉन्जुगेट होता वो -2 आयोटा बन जाता। ठीक है। अगला MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। ये कह रहा है -1 की पावर -21/2। अब कह रहा है -1 की पावर -21/2 को सॉल्व करो। बेटे सॉल्व करने के इसके मुख्तलिफ वेज हो सकते हैं, बट मैं अभी ज़रा डिटेल में जाने के बजाय मेथड वो अप्लाई कर रहा हूँ, भले जिससे 2-4 स्टेप बढ़ जाएं, लेकिन आप कम से कम आंसर सही निकाल लें आप। तो मुझे बताओ बेटे, सबसे पहले हमने क्या किया, -1 को वैसे ही छोड़ दिया। बेटे जो -21/2 है, इस -21/2 में जो अपॉन वाला 2 है उसको मैं अंदर वाली ब्रैकेट में ले गया, और जो बाहर आपके पास माइनस बचा है उस -21 को हमने एज इट इज़ कॉपी कर दिया। सही है ना। तो -21/2 में हाफ को हम अंदर ले गए और ऊपर -21 हमने बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया। अब बताओ, -1 की पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट ही तो होगा, तो -1 स्क्वायर रूट के अंदर आ गया और होल पावर इसकी -21 है। अब मुझे बताएं बेटा, रूट के अंदर जब भी कभी -1 आता है तो वो दरअसल आयोटा के बराबर ही होता है। तो ये बन गया आयोटा की पावर -21। अब आयोटा की पावर -21 का मतलब बेटा ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 21। इतनी बात तो क्लियर है ना। अब जब ये आपके पास 1 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 21 हो जाएगा, तो अब आप 21 को जब 4 से डिवाइड करवाएंगे, जैसा हमने क्लास में डिस्कस किया था कि हम यूजुअली आयोटा की जो भी पावर आती थी उसको 4 से डिवाइड करवाते थे, और कुछ कुछ जगहों पे 2 से भी डिवाइड करवा सकते हैं आप, उसमें वो ये आपकी मर्ज़ी होती है। तो हमने 4 को बुनियाद बनाया था। तो हमने ये बात करी कि -21 को जब नीचे भेजा तो आयोटा की पावर +21 हो गया। 21 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो ये बन गया 4 5 टाइम्स 20। बेटा रिमाइंडर क्या बचा, 1। और मैंने शॉर्टकट आपको याद है क्या बताया था कि जो भी रिमाइंडर आए उस रिमाइंडर को सीधा सीधा सिर्फ आयोटा की पावर में लिख देना। समझ में आ रही है बात। तो जो भी आपके पास रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर को इसको छोड़ दो, 5 की ज़रूरत नहीं है, 4 की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिमाइंडर को आप आयोटा की पावर पर भेज दें, तो आपका आंसर क्या हो गया बेटे, 1 आयोटा। अब अगर आपका आंसर 1 आयोटा आ गया, तो आपको पता है यूजुअली हम डिनोमिनेटर में आयोटा को छोड़ते नहीं हैं, तो उसको रैशनलाइज करवाने के लिए हमने आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड करवा दिया। तो बेटे ऊपर वाला आयोटा बन जा आयोटा हो गया, नीचे बन गया आयोटा का स्क्वायर। और आपको अच्छी तरह पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है, -1 के। तो आयोटा को जो -1 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा। तो ये इसका MCQ का आंसर, माइनस आयोटा के बराबर। एक नज़र देख लीजिए। क्लियर हो गई बात। जब मैं पहले सॉल्व कर रहा था तो मैंने गलती से इसमें माइनस साइन लगाना भूल गया था, तो मैंने इसको भी नए सिरे से दोबारा सॉल्व कर दिया। तो -1 का रूट जो है वो आयोटा के बराबर हो जाएगा, पावर -21 है, इसको आपने अपॉन में शिफ्ट किया तो पावर +21 हो गई। पावर कोई भी दी जाए उसको सिंपल 4 से डिवाइड करवा दो, 4 5 से 20 हो गया, 21 में से 20 माइनस किया 1 आ गया, और जो भी रिमाइंडर आए उस रिमाइंडर को आयोटा की पावर पर भेज दें। अब आयोटा की पावर 1 यानी आयोटा बन गया, और नीचे से आयोटा को ख़त्म करने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड किया, आयोटा बन जा आयोटा हो गया, आयोटा 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 स्क्वायर हो गया। सब जानते हैं आयोटा स्क्वायर बराबर -1 के होता है, और जब अपने आयोटा को -1 से डिवाइड किया तो उसका आंसर आ गया माइनस आयोटा। क्लियर हो गई बेटा बात। अब आइए अगले MCQ की तरफ। बेटा अगला MCQ है, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया जाए 0, 1, तो कह रहा है z स्क्वायर का आंसर बताओ।
तो हमने क्या किया बेटे, जो z हमें दिया हुआ था ना कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, रियल पार्ट पहले 0 आ गया, इमेजिनरी पार्ट 1 के साथ आयोटा आ गया। अब रियल पार्ट 0 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आयोटा लिख दो, यानी z बराबर आयोटा। अब अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करवा दें तो z स्क्वायर बराबर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो z स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा बेटे, सब जानते हो कि जो आयोटा स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, अरे यस, -1 के बराबर। तो z स्क्वायर की जगह -1 आ गया, तो z स्क्वायर की वैल्यू -1। क्लियर हो गई बात। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन है बेटा मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। अगर आप अपना लेक्चर देखेंगे तो मैंने क्लास में ये क्वेश्चंस इस तरह के सॉल्व करवाए हुए थे। भारत क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर। बस ये याद रख लें कि जब भी कभी 2 कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, तो बेटा आंसर में हमेशा में रियल नंबर मिलता है। इसकी एग्जाम्पल बेटा मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। सपोज कर लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तुम्हारे पास 1 प्लस आयोटा। तो बेटा अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा है तो उसका जो कॉन्जुगेट बनेगा वो 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों को बेटा फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करवाऊँ, a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला बंद हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बेटा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बन जाएगा 1 + 1, और 1 + 1 का मतलब आंसर आ जाएगा 2। तो आप चेक कर रहे हैं 2 जो है वो रियल नंबर आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा, यानी ऐसा नंबर मिलेगा जिसमें आयोटा नहीं आ रहा होगा। तो आप ये स्टेटमेंट याद रख लीजिए कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। अगला क्वेश्चन है रियल पार्ट ऑफ, बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा, और आपसे कह रहा है कि इसका रियल पार्ट बताओ और इमेजिनरी पार्ट बताओ। तो हमने सोल्यूशन में क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। बेटा 2 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा वैसे ही लिखा, अपॉन वाले आयोटा को खत्म करने के लिए हमने पूरी वैल्यू को आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड किया। अब आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर। बेटा 2 आयोटा वैसे ही आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। मैंने ऊपर वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म को वैसे ही छोड़ दिया, और ये जो अपॉन में आयोटा स्क्वायर है बेटे, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। अच्छा, ये क्लास में हम बता चुके हैं कि नेगेटिव साइन नीचे वाले के साथ नहीं लिखते आमतौर पे, तो नेगेटिव साइन को जब ऊपर भेजा तो नेगेटिव साइन ऊपर आ गया और पूरी ब्रैकेट आ गई 2 आयोटा -1 अपॉन 1। अब अपॉन में से 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो अपॉन में 1 को हटा दें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी बेटे, इस नेगेटिव साइन को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस प्लस -2 आयोटा और माइनस माइनस +1। अब इसको अरेंज कर दो, 1 पहले लिख दिया, -2 आयोटा बाद में लिख दिया, तो इसका रियल पार्ट क्या हो गया 1, और बेटा जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो कितना हो जाएगा, -2। इमेजिनरी पार्ट अगर पूछे तो वो हो जाएगा -2। क्लियर हो गई बात। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट pxy फ्रॉम द ओरिजिन। ये बात याद रखनी है बेटा, ये हमने अगर आपको याद हो क्लास में ग्राफ भी प्लॉट किया था, x और y एक्सिस के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर अगर कोई पॉइंट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी x रियल पार्ट है और y इमेजिनरी पार्ट है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस होता है ना, वो मॉड्यूलस हमेशा उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है ओरिजिन से लेके। इस डिस्टेंस को बेसिकली ये मॉड्यूलस ऑफ z कह रहे होते हैं, और ये डिस्टेंस कौन सा होता है, जो उस पॉइंट और ओरिजिन के दरमियान होता है। तो एमसीक्यूज में कंफ्यूज करने के लिए यहाँ x एक्सिस लिखेगा, y एक्सिस लिखेगा, तो आपको उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो ओरिजिन मार्क करना है। तो मॉड्यूलस का मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस होता है जो कि ओरिजिन से लिया जा रहा होता है। क्लियर है। अगला एमसीक्यू चेक करें। क्वेश्चन में कह रहा है z1 बराबर है 2 प्लस फ्री आयोटा और z2 बराबर है 1 माइनस आयोटा। बेटा सवाल में कह रहा है कि z1 z2 के प्रोडक्ट का मॉड्यूलस लो, तो इनके प्रोडक्ट का मॉड्यूलस लेने के लिए पहले हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट करवा दी। z1 की जगह 2 प्लस फ्री आयोटा आ गया और z2 की जगह 1 माइनस आयोटा आ गया। बेटा दोनों ब्रैकेट को फॉइल मेथड से मल्टीप्लाई करवा लो। फॉइल मेथड बोले तो पहले 2 की बारी, 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 माइनस आयोटा ज़ा -2 आयोटा हो गया, 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 आयोटा का आयोटा से मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा स्क्वायर। अब ये 2 वैसे ही आ गया बेटा, इस 3 आयोटा में से 2 आयोटा को माइनस करवाओगे तो जवाब सिर्फ प्लस आयोटा आ जाएगा। और आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर -1 के होता है, तो हम डायरेक्ट क्या काम करते थे, आयोटा स्क्वायर हटाते थे, यानी उसकी जगह हम -1 लिखने के बजाय आयोटा स्क्वायर हटाते थे, बस खाली पिछला साइन चेंज कर दिया करते थे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की अपनी वैल्यू -1 होती है। तो ये जो माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कराऊँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वही काम किया मैंने, -3 था उसको क्या बना दिया, +3। अगले स्टेप में
इस 3 को 2 में ऐड किया तो 5 हो गया, 5 प्लस आयोटा। अब बेटा इसका मॉड्यूलस निकालने के लिए तुम्हें साफ नज़र आ रहा है कि इसमें रियल पार्ट 5 है और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ 1 है। तो मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 25 में 1 ऐड किया तो 26। तो स्क्वायर रूट 26 हमारे पास रिक्वायर्ड मॉड्यूलस इस क्वेश्चन का। क्लियर हो गई बात? अगले सवाल में कह रहे हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ आयोटा ब्रैकेट 3 माइनस 2 आयोटा आर। बेटा एक आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, एक एक्सप्रेशन दी जा रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जा रहा है और आपसे कह रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन में से आप बताएं कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो कुछ नहीं किया बेटा, पहले स्टेप में इसको सॉल्व कर लिया। इस पूरी ब्रैकेट को आयोटा से मल्टीप्लाई करा दो। आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा, आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा स्क्वायर। अरे यस, आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा, आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा स्क्वायर। अब मैंने क्या बताया बेटा कि हर सवाल में आयोटा स्क्वायर को ख़त्म किया करो तो पिछला साइन चेंज कर दिया करो। आयोटा स्क्वायर को ख़त्म किया, पिछला साइन चेंज करके +2 लिख दिया। अब इसको अरेंज कर लो, रियल पार्ट पहले लिख दो, इमेजिनरी पार्ट बाद में लिख दो। अब बोलो बेटे इसमें रियल पार्ट आर ई हो जाएगा 2 और इमेजिनरी पार्ट आई एम हो जाएगा 3। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b तो उसका मॉड्यूलस किसके बराबर होगा? तो बेटा आपको पता ही है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट a है, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, इमेजिनरी पार्ट b है, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। इसमें आयोटा के साथ जो होता है उसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, आयोटा को शामिल मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा की पावर -7। बेटे -7 को सॉल्व करने के लिए पहले इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया तो बन गया आयोटा की पावर +7। अब मैंने रफ वर्क में 7 को डिवाइड किया 4 से तो 4 बन जा 4 हो गया। 7 में से 4 माइनस किया 3 हो गया। बेटा जो भी रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर को आयोटा की पावर पर भेज दिया। अब आप सब जानते हो कि आयोटा क्यूब बराबर किसके होता है? माइनस आयोटा के। अब माइनस आयोटा लिखने के बाद इस नेगेटिव साइन को पहले ऊपर शिफ्ट कर दिया तो ये बन गया -1 अपॉन आयोटा। और अपॉन में से आयोटा ख़त्म करने के लिए पूरी वैल्यू को हमने आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड करवा दिया। आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर। अगले स्टेप में बेटा माइनस आयोटा वैसे ही रहा, आयोटा स्क्वायर खुद किसके बराबर होता है? -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल, आयोटा को 1 से डिवाइड किया तो सिंपल आंसर क्या बचा? आयोटा के बराबर। क्लियर है बेटा बात यहाँ तक?